Hello everyone, welcome to Understand UPSC. My name is Rishabh Shukla and today we are going to discuss GS2 answer writing day 5. Okay, आई होप आप लोगों को काफी इम्प्रूवमेंट हो रही होंगी आपके आंसर्स में आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज डिस्कशन. सो आज भी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए फिर. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 is exercise of CAG's power in relation to the accounts of union and state is derived from Article 149 of Indian Constitution. Discuss whether audit of government policy implementation could amount to overstepping its own CAG jurisdiction. 10 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई करी थी कि भाई स्टेटमेंट दिया होगा, राइट. तो फिर अगर 10 मार्क का है तो बिल्कुल ही उसमें मतलब कि इंट्रोडक्शन के बाहर तो बिल्कुल जाने ही मत, कोई सेपरेट हेडिंग देना मत, राइट. और अगर 15 मार्क का हुआ तो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो. बट अगेन जो स्टेटमेंट है वो आपके फर्स्ट पेज के 75 या 60% के बाद नहीं जाना चाहिए. ओके, चलिए ये तो हो गई स्ट्रक्चरिंग की बात. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. तो देखिए आप लोगों ने कैग पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी पॉलिटी के अंदर. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो कैग, यहाँ पे उसने कंटेस्ट दिया है कि देखो कैग जो है अपने पावर जो है एक्सरसाइज करता है इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट. आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 149 के अंदर जहाँ पे इनकी पावर्स है कि भाई ये सेंटर के अकाउंट का ऑडिट करती है और स्टेट के अकाउंट को मैनेज एज वेल एज ऑडिट करती है. ठीक है. सेंटर के अकाउंट को मैनेज नहीं करती, इसके लिए क्या है, वो एक इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया था, वो इसकी मैनेजमेंट करती है, राइट. तो ये कंटेस्ट उन्होंने दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. अब क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्कस वेदर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि अभी हेल्थ पॉलिसी है या फिर आयुष्मान भारत वाला जो पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें 5 लाख तक का आपको आपकी फैमिली को मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, राइट. ये एक पॉलिसी है. ओके. या फिर इसके अलावा कुछ फ्री फ्री के जैसे 6,000 पर ईयर जो है फार्मर्स के अकाउंट में पैसा आता है, राइट. तो इनकी इनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ऑडिट करना इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को अमाउंट करता है ओवर स्टेपिंग ऑफ कैग जुरिडिक्शन. मतलब कैग जितनी पावर कैग को दी गई है, कैग को पावर किस में दी गई है? आर्टिकल 149 के अंदर. अगर आप पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ कैग, ठीक है, तो क्या इसको ब्रीच करता है? अगर अगर इम्प्लीमेंटेशन को ये जज करने लगे, जैसे मान लीजिए कि कैग कैग को बोला गया इट इज गार्जियन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है. तो इसका फोकस क्या होना चाहिए? फाइनेंसिस. ऑडिट किसका करे? फाइनेंसिस का करे कि भैया जितने पैसे गए हैं उतने पैसे वहां पे खर्च होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं. अब वहां पे आप ये क्यों करने लग रहे हो कि ये पॉलिसी यानी कि जो पैसे खर्च किए गए हैं वो सही जगह किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं. इनका काम है कि वो पैसे खर्च ठीक तरीके से हुए हैं कि नहीं, उसमें कहीं वो पैसा इधर उधर तो नहीं कर दिया गया, करप्शन तो नहीं हुआ उस पैसे का. अब ये कैग कैसे डिसाइड करेगा? तो ये वही पूछा जा रहा है, अगर ये कैग जो आयुष्मान भारत के अंदर जो पैसा खर्च हुआ, अब ये चेक करेंगे कि भाई जो जो जिन लोगों को मिला है वो ठीक मिला है या नहीं मिला है, या फिर ये पॉलिसी को एनालाइज करने लगे कि भाई ये फ्री में क्यों दे रहे हो, ठीक है. तो अगर ये फ्री में क्यों दे रहे हो, अगर ये काम कैग करेगा तो
ये ओवर स्टेपिंग ऑफ पावर है कि नहीं है? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के अगर वो ऑडिट करता है, ठीक है, आप यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी गवर्नमेंट की विजडम को क्वेश्चन करें। जैसे कई बार क्या है कि अभी जैसे दिल्ली के अंदर है कि भाई बिजली पानी फ्री है, ओके, तो कैग का काम क्या होना चाहिए? कैग का काम होना चाहिए कि भाई जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट मतलब कि जो पैसा लगाया है, वो पैसा कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है, वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही खर्च हुआ है ना। मतलब कि बिजली माफी के लिए, या फिर बस में जो विमेन्स के लिए जो फ्रीडम फ्री है, ठीक है, टिकट, क्या उसी के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? वो पैसा लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? ये जज करने की पावर दी गई है आर्टिकल 149 के अंदर, कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रखे, फाइनेंशियल ऑडिट करे। लेकिन अगर कैग ये करने लगे कि ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर इस पॉलिसी ये पॉलिसी खराब है, राइट, कि ये पॉलिसी जो है बेनिफिट उतना नहीं पहुंचा रहा है, ये पैसा जो है गलत जगह जा रहा है, ऐसे वेस्ट हो रहा है, तो ये तो यही पूछ रहे क्या है, ये चीज जो कर रहे हैं ये ओवर स्टेपिंग है कैग की अपनी ही पावर से? इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी लक्ष्मीकांत की बुक ठीक से पढ़ी होगी, तो वहां पे एक नाम आपने देखा होगा, एप्पल बाय करके, ठीक है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है कैग को, और बोला है कि ये जो कैग है, इसको जितनी जल्दी हो सके मतलब कि इसकी पावर्स को कटेल करो और इसकी डिफाइन करो, राइट, कि भाई ये जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ओवर स्टेप करता है, और जो डेवलपमेंट है देश का उसको रोकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मान लीजिए कल को आप सिविल सर्वेंट है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा आया 1,000 करोड़ रुपए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और आपको पता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर अगर ठीक से इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया और कैग ने इसका ऑडिट किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरे को मुझ पर करप्शन का चार्जेस लग जाएंगे। तो आप क्या करोगे? फूक फूक के चीजें एक्शन लोगे, ठीक है, उस 1,000 करोड़ के लिए आप पूरी एनर्जी लगा करके रखोगे कि सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो, सारे बिल्स आए, ये वो फलाना ढिकाना जितनी भी चीजें हैं। तो ये क्या है कि डिले कर दिया डिसीजंस, डिसीजंस को, और जो एक डिस्क्रिशनरी थोड़ी सी होती है कि ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिटीजन के भले के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आपका ध्यान किस पे रहेगा? प्रोसीजर्स पे रहेगा हमेशा। तो ये क्यों? क्योंकि कैग का ऑडिट हो सकता है। तो इसलिए एप्पल बाय ने बोला कि कैग जो है वो एक हर्डल है डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। तो ये आप क्रिटिसिज्म वहां पढ़ोगे कि भाई ये मतलब कि कैग को लेकर के कि उनकी पावर जो है ओवर स्टेप हो जाती है अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऐसे। अब यहाँ डिस्कस बोला है, तो अब आप, और हमने पढ़ा है कि जब भी डिस्कस बोला है तो हमें दोनों तरफ की लगभग चीजें दिखानी चाहिए। अगर वहां पे पॉइंट बन रहे हैं तो अभी आप दूसरी साइड भी दिखाइए कि ठीक है सर, कुछ कुछ जगह आप कह रहे हैं कि कैग जो है ओवर स्टेप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कैग जो है उसकी ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि वो फाइनेंसेस जो है वो ठीक तरीके से यूज भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी चेक करके रखे, ठीक है, जैसा कि यूके मॉडल में होता है। वो वो सिर्फ लीगल ऑडिट ना करे, वो प्रोप्रिटी ऑडिट भी करे, ठीक है, जो विजडम है उसको भी चेक करे कि पैसा गवर्नमेंट, देश का पैसा क्यों खराब हो, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए ना। अब जरूरत है यहाँ पे बेसिक चीजों की और आप कुछ और करवा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। अपने मॉन्यूमेंट्स बनवा रहे हैं या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, ठीक है, जिसकी अभी नीड नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन करने लायक होना चाहिए, राइट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैग जो है फंक्शन
जो कैग का फंक्शन है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इफेक्टिवली इकोनॉमी को जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जामिन करे। ठीक है, एग्जामिन करे, ये उसकी इनबिल्ट इनबिल्ट ड्यूटी है। ठीक है, वो मेंशन हो ना हो, लेकिन उसका ये कैग होना, ऑडिटर होना ही एक बिना लिखे हुए भी उसकी ये ड्यूटी बनती कि वो ये ऐसे ऑडिट करे, ताकि किसी भी प्रकार का जो पैसा है वो खराब ना किया जा सके, अच्छी तरीके से यूज हो। राइट। तो इस तरीके से आप ये सेकंड पॉइंट दिखाओगे और लास्ट में लिखोगे कि भाई क्या कहते हैं, कैग जो है बुलवॉर्क ऑफ डेमोक्रेसी है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, ईसीआई और यूपीएससी। और इनको जो है इनके जो पावर्स है और इनकी जो ऑडिट करने की जो प्रोसीजर्स है या जो भी है, उस पे अभी किसी भी तरीके का मतलब कि ऐसे जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। राइट। और ऐसे और इनको ऑडिट के लिए मतलब कि अभी ओपन रहने देना चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। तभी जो है 2G स्कैम और कोल स्कैम जैसी चीजों को प्रिवेंट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, फोर्डर स्कैम, तो ये सब चीजें थोड़े से। राइट। ओके। क्योंकि ऑलरेडी इनके पास तो वैसे ही काफी सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे कैग नहीं कर पाती ऑडिट, जैसे आरबीआई हो गई। ठीक है, नहीं कर पाते उनका ऑडिट। राइट। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखना है वो हमने थोड़ी बातें करी। अब देखते हैं, अब इसको एक बार प्रॉपर लिखने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा और कंक्लूजन वगैरह क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोगों ने पहले भी बात करी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है। तो जब भी अगर पॉलिटी के अंदर हम सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि भाई आर्टिकल से शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 149 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर्टिकल 148 से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो। ठीक है, कि कैग होता है, कैग के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर दी गई या पार्लियामेंट जो उससे रिलेटेड पावर बनाए, उससे रिलेटेड लॉ बनाए, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑडिट वगैरह करे। ठीक है, और फिर एक लाइन लिख दीजिए और भी कि कैग जो है लीगल के साथ साथ जो है प्रॉपर्टी ऑडिट भी करता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या है, डिस्कस वेदर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कुड ओवर स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना दो, यस मत लिखना, सिंपल लिख दो कि भाई ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी implementation overstepping its own judgment by own jurisdiction, okay, not judgment। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पहले 10 मार्क का क्वेश्चन है। राइट। हाँ, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क के अकॉर्डिंग इसमें चीजें लिख दीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हो गया कि भाई जो कैग है, कैग के पास ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है। ठीक है, अकाउंट्स की एक्सपर्टीज है, बट दे डू नॉट हैव एक्सपर्टीज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। राइट। दे डू नॉट हैव एक्सपर्टीज ऑफ दिस सोशल सर्विस। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो इन चीजों को तो मानेंगे ही नहीं ना। तो अब ये ड्यूटीज किसकी बनती है, जो रिप्रेजेंटेटिव एमपीज एमएलए जो सिलेक्ट होकर के इलेक्ट होकर के आए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे ना। अब उसको कैग के लिए तो काफी सारी चीजें ऐसे होंगी कि ये तो अनप्रोडक्टिव है, लेकिन समटाइम क्योंकि अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर कर रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि उसकी इतनी इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जरूरत हो जाती है, तो अभी इसको कैग ऑडिट करेगा, इस चीज को नहीं समझेगा वो।
ठीक है, वो तो दिखाएगा कि ये अनप्रोडक्टिव है, तो ये जुरिस्डिक्शन के दूर जाना हुआ। ठीक है, उनको लीगल ही अलाउड है, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग करें। उसके बाद आर्टिकल 149 के अंदर बोल रखा है कि वो किस किस चीजों की लगभग कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट बना करके दे लॉ। ठीक है, उन्हीं पर ये अपनी ऑडिटिंग वगैरह करे, उससे बाहर जो है ना ना जाए। ठीक है, आर्टिकल इस आर्टिकल के अंदर ही दे रखा है, तो इस आर्टिकल का मेंशन करके बता दो कि यहीं पे दे रखा कि ये फाइनेंशियल ऑडिट करे, लेकिन ये उसके बाहर चले जाते तो ये ओवर स्टेप है। ठीक है, ओवर स्टेपिंग के लिए एक आर्गुमेंट आपको बताया था कि कैसे ये डेवलपमेंट वगैरह को के अंदर ये कर वो है, हर्डल्स है, राइट, क्योंकि ये कई बार ओवर स्टेप कर जाते हैं जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वगैरह को क्वेश्चन करने लगते हैं, उसको ऑडिट करने लगते हैं, राइट। एक पॉइंट वो उठा के लिख सकते हैं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट जो मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, कि भाई अच्छा नहीं, वो तो इसमें नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आप दे दीजिए। ओके, जो एप्पल बाय है उनका नाम लिख दीजिए एक जगह। ठीक है, कि जैसे ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने जो है वो एग्जेजरेट कर रखा है कैग के रोल को। ठीक है, और कैग के रोल को एग्जेजरेट कर रखा है कि ये बुलवॉक है और ये ऐसा ऐसा है, जिसकी वजह से कैग कैग की जो पावर्स है वो डिफाइन नहीं की गई पार्लियामेंट के द्वारा, और इसलिए जो है ये अपने आप को ओवर स्टेप करते रहते हैं। ठीक है, एज ए एग्जीक्यूटिव होकर के जो है लेजिस्लेटिव वगैरह वाली चीजों के अंदर अपना काम करते रहते हैं, जो अभी ठीक से डिफाइंड भी नहीं है। सॉरी, रूल नहीं बनाते, लेकिन आई मीन कि वो दूसरे की पावर्स को कंट्रोल वगैरह करते हैं, काम करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट आप दे दोगे, एंड नेक्स्ट पेज पे बोलोगे कि हाउएवर इट इज इट कैन बी सम टाइम एक्सेप्शन, बट इन जनरल ये जो है कैग कैग हैज ऑल पावर टू स्क्रूटनाइज एवरी पब्लिक मनी। ठीक है, उसमें कोई रोक वगैरह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अब यहाँ पे केस याद नहीं है तो ऐसे लिख दो, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट सेड दैट कि कैग का फंक्शन जो है कि वो एग्जामिन करे इकोनॉमी को, एफिशिएंसी को, और आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ फंड्स को। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन जो है इट इज इनबिल्ट ड्यूटी ऑफ कैग। तो यहाँ पे भी डिफाइन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख दो ऐसे जो वर्ड्स वगैरह की गार्जियन है ये, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इनकी ड्यूटी है कि उस पैसे की हर तरीके से सिर्फ लीगल स्क्रूटनी ना हो, उसकी विजडम स्क्रूटनी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सभी चीजों की हो, ताकि वो पैसा एक्चुअल में लाइफ के अंदर चेंजेस ला रहा हो। ठीक है, और फिर उसके बाद एक रेफरेंस देते हुए जाइए कि फर्स्ट टाइम जो है लास्ट ईयर जो है 2021 में शायद, ठीक है, लास्ट लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम कैग दिवस मनाया गया था, राइट। और उस टाइम में जो पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने बोला कि इससे इनसे डरने की जरूरत नहीं है कैग से, बिकॉज कैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा कलेक्शन एंड टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ स्कैम। ठीक है, तो जब तक आप इनके साथ कन्फ्रंट करोगे तब तक तो ये एज अ हर्डल है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जब आप कॉपरेट करोगे तो यही जो है डेवलपमेंट को और फास्ट करता है और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो ये कैग के अंदर
कैग दिवस के दिन पीएम मोदी जी ने इसके बारे में बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, जैसे और एक आध ये जैसे एक कमेटी आप हमेशा पढ़ते हो, विनोद राय कमेटी। अब देखो डायरेक्ट इस आंसर में यूज नहीं हुआ, लेकिन कहीं पे आप साइड में बॉक्स बना करके देखो, जो भी चीजें आपको लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट चीज याद करके आया हूँ लेकिन ये यूज नहीं हो रही, तो उन चीजों को अगर थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट लग रहा है तो यहाँ पे साइड में बॉक्स बना करके वहां लिख दीजिए कि विनोद राय कमेटी ने भी जो है इनकी क्या कहते हैं कैग के अंदर बस फाइनेंशियल मतलब कि जो इनकी अपॉइंटमेंट है या जो बॉडी है उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए बोला, टू एड्रेस ऑल द कंसर्न्स रेज्ड बाय द एप्पल बाय, राइट, कि ये ओवर स्टेप कर रहे हैं या जो भी सवाल उठते हैं, इसके लिए आप ये बोल सकते हो बस। ठीक है, विनोद राय कमेटी ऐसे, मतलब कि अगर आपको ये कमेटी याद है और लिखनी लिखनी है तो साइड में बॉक्स बना करके। ठीक है, जैसे कई लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है कि उन्होंने पहले कैग के पावर्स को बताया, मतलब कि फर्स्ट पेज के ऊपर पूरे पे के कैग क्या क्या करता है, कौन कौन से स्क्रूटनी करता है, ठीक है, स्टेट को करता है नहीं करता, सेंटर को करता है नहीं करता। फिर वो सेकंड पेज पे आए हैं डिस्कस। अगर आपने ये किया है तो समझो कि फर्स्ट पेज में तो मार्क्स गए, अब जो मार्क्स मिलेंगे ना इसी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो ये है और आप बता रहे हो पावर्स एंड वो। ठीक है, नहीं बताना, अगर वो बताना ही है कि याद करके आए और बताना है, तो क्या करना है यहाँ साइड में, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां पे बॉक्सेस बना करके लिखे होते हैं ना, ऐसी साइड में बॉक्स बना करके लिख दो पावर्स ऑफ ये कैग। और अगर बीच में ही बनाना है तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना करके हब एंड स्पोक, ताकि ज्यादा बहुत कम से पेजेस में हो जाए। ठीक है, जब भी इनडायरेक्टली चीजें आपको लग रहा है कि ऐड करनी, तो या तो उसको बॉक्स में बनाओ या हब एंड स्पोक के डायग्राम में, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो आपका आपके मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि जो मेन कंटेंट है वो आप नहीं नहीं इम्प्लीमेंट डाल पाओगे इस पे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह डाल देना कि कैसे कैग ने जो है वो 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इन सब चीजों को जो है इन्हीं फाइनेंशियल और लीगल और प्रॉपर्टी ऑडिट करने के बाद चीजें फाइंड करी हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीजें समझ आई होंगी। राइट, तो 2 पेजेस हैं, फटाफट इंट्रोडक्शन लिखिए, हेडिंग बनाइए 1 2 3 4 पॉइंट, हेडिंग बनाइए 1 2 3, और फिर एक कंक्लूजन दीजिए। और देखो करंट को कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे कि फर्स्ट कैग दिवस, राइट, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो रेगुलरली। तो ये क्या है कि ये अभी आपको याद नहीं करना, लेकिन आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है आपने, तो क्या होगा कि वो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है थोड़ा बहुत भी रेफरेंस आपको दिमाग में आ जाएगा, यार इससे एंड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, ये क्वेश्चन आई होप हो गया होगा, राइट। और इसके अंदर जिन्होंने भी कैग के रोल के बारे में ज्यादा डिस्कस किया है, तो मतलब कि वो फिर एक जस्टिफिकेशन नहीं है आंसर को, अगर उन्होंने पूरे पहले पेज के ऊपर ही रोल वगैरह डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मोदी जी ने जो बोला है यहाँ पे, वो चीजें आप एंड कर देना यहाँ पे। ठीक है, कि ऑडिट जो है वो एक वैल्यू है। किसको वैल्यू है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के आगे एक वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, इसलिए जितने भी सस्पिशंस वगैरह है उन सब चीजों को दूर करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, बेटर वर्क, सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, तो और लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए कि ये गवर्नमेंट वर्सेस ऑडिटर, ये जब तक आपका माइंडसेट रहेगा ना तब तक आपको लगता रहेगा कि ओवर स्टेपिंग है। और जैसे ही आप ओपन हो जाएंगे, अपने आप को ओपन रख देंगे कि भाई ऑडिट कर लो, वैसे ही आपको ओवर स्टेपिंग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स curtail द jurisdiction ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स? वाह, देख रहे हैं आप क्या बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे हुए। इन व्यू ऑफ द अबव, डिस्कस
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। कितने मार्क्स है? 15 मार्क का है। दिमाग के अंदर पिक्चर बन जानी चाहिए। 3 पेजेस, किसको कितना, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और कॉम्पिटेंसी भी है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ तक आपको फर्स्ट पार्ट के थ्रू और सेकंड पार्ट में ये लगभग फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हाउ फार डू यू एग्री विद दैट ट्रिब्यूनल्स curtail द jurisdiction ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ठीक है, तो अभी आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स किसके थ्रू बनाए जाते हैं? लॉज के थ्रू। कुछ पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू, कुछ स्टेट के लॉ के थ्रू। आप लोगों ने ट्रिब्यूनल चैप्टर पढ़ा होगा। कौन से आर्टिकल से डिराइव करते हैं? 323A एंड 323B। ठीक है, याद आ रहा होगा नोट्स अपने, जो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। आर्टिकल 323A, देखो आपको एग्जाम में ना यही चीजें याद होंगी, इसके अलावा भी कुछ भी याद नहीं होगा। देखो जो जो हमें याद है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 323A में पार्लियामेंट जो है बनाता है, और यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। ठीक है, और यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट बनाता है और दूसरे मैटर्स के लिए। ठीक है, कोई पब्लिक मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई और मैटर हुआ, उससे रिलेटेड यहाँ ट्रिब्यूनल बनाते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, NCLAT हो गया, कॉर्पोरेट एडजुडिकेशन ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, इवन आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गए। ठीक है, तो ये सारे ट्रिब्यूनल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, राइट। उसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि देखो कुछ कुछ जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनकी जो अपील है ना, वो हाई कोर्ट को नहीं जाती, वो सीधे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाती है। जैसे NCLAT। ठीक है, उसके बाद आपके ये जो IT है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, NGT हो गया। ठीक है, तो इनकी सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, तो किसको बाईपास कर देते हैं? हाई कोर्ट को। ठीक है, और दूसरे छोटे मोटे कोर्ट्स जो हैं। तो ये वही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले, मतलब कि जब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपके पास अवेलेबल होता है ना। आपको, आप जब आप खुद से पढ़ रहे होते तब आपको नहीं पता होता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछेगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? डिराइव करना है अपने कंटेंट में से। तब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछा तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि भाई मैं तो इसका आंसर कर लूंगा। कैसे? आर्टिकल 323A और 323B के प्रोविजंस जो है वो लिख दूंगा, एग्जैक्ट जो जो चीजें थी। ठीक है, साथ में एक्ट वगैरह बता दूंगा और साथ में कुछ एग्जांपल, तो ये पार्ट तो एड्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल, क्या ये कॉम्पिटेंट है नहीं है, तो आप देखोगे कि हाँ यार मैंने पढ़ा तो था कि जो ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये किस पे काम करते हैं? नेचुरल जस्टिस पे। ठीक है, और नेचुरल जस्टिस पे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जजेस होते हैं वो आपके यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो रिटायर्ड जजेस होते हैं ऑलरेडी, जिनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इनकी कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये जो CRPC और इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग होकर के, पब्लिक इंटरेस्ट, जो जस्टिस के इंटरेस्ट में, मतलब जस्टिस डिलीवर हो, वो चीज सोच करके अपने क्या कहते हैं, जजमेंट्स देते हैं। ठीक है, किसी लॉ और प्रोसीजर से अटैच नहीं रहते हैं। तो इससे क्या है कि बेटर तरीके से जो है जस्टिस जो है वो हो पाता है। ठीक है, उसके अलावा अ, और कॉम्पिटेंसी में क्या, कि यहाँ पे एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि भाई जब कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाए तो वहाँ पे कॉर्पोरेट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड तो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ये, उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे शो होती है, तो वो सब किस में लिखोगे आप? कि भाई कॉम्पिटेंसी में। ठीक है, तो ये 2 पार्ट तो आपको दिख रहे हैं एड्रेस होते हुए, ये दिमाग के अंदर तुरंत बन जाएंगे कि भाई ये चीजें निकालनी है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार डू यू एग्री विद द दैट ट्रिब्यूनल कर्टेल द। तो यहाँ पे हाउ फार बोला है, तो हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि हाउ फार को कैसे करना है। तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ तक तो मैं करता हूँ कि भाई ये ट्रिब्यूनल्स जो है ऑर्डिनरी कोर्ट्स को नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद बता दो कि भाई कुछ कुछ जगह लगता है कि भाई ये हो रहा है। ठीक है,
कुछ कुछ जगह दिखा दो कि यस ये ओवर स्टेप करते हैं, कुछ जगह दिखा दो कि भाई नहीं करते। राइट, 15 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको एड्रेस करते हैं। अब यहाँ पे कैसे सोचोगे कि करते हैं नहीं करते हैं ट्रिब्यूनल? ठीक है, तो आप सोचो कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि अभी सबसे पहले मैंने बताया कि भाई ट्रिब्यूनल्स की केसेस बाईपास कर देते हैं हाई कोर्ट को और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो एक पॉइंट बन गया। और ये पढ़ा हुआ होता है आपको कई बार। ठीक है, उसके बाद इनकी ओवरलैपिंग पावर्स है, किसके साथ? हाई कोर्ट्स के साथ, और जो दूसरे ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके साथ। अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे ये एग्जांपल्स वगैरह देते रहना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है अ, वो क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, उनकी पावर को कर्टेल करते हैं। कैसे? जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपॉइंट करते हैं जजेस को। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है उन्होंने लॉ बनाया है और गवर्नमेंट को पावर दे दी, तो गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से ट्रिब्यूनल्स बनाते रहते हैं। राइट, तो अगेन सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट की केसेस ही ट्रिब्यूनल सुन रहा है। जो ट्रिब्यूनल जो कि जिसमें जो अपॉइंटेड लोग हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक सेपरेशन ऑफ पावर और जो जस्टिस के अंदर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, तो आर्टिकल 50 भी वायलेट होता है। राइट, और कई बार क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स के पास जो केसेस है, तो जैसे ही ट्रिब्यूनल बनता है वो सारे केसेस क्या होते हैं, इनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन जो हाई कोर्ट वगैरह की है उनकी पावर जो है कर्टेल करी जा रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप दोगे। उसके बाद अगले अगले हेडिंग बनाओगे कि नहीं, हाउएवर इट इज नॉट कम्प्लीटली लाइक दैट। ठीक है, और फिर आप जो है यहाँ पे हेडिंग बताओ, हेडिंग बना करके फिर यहाँ पे लिखोगे कि ऐसा नहीं है। ये जो हाई ये क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल जो है ये पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उसको कम करने के लिए है। ठीक है, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट्स को। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल्स इन जनरल जो है ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट जो है अगर किसी को पसंद नहीं आती तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है। कुछ केसेस है जहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बट अब हाई कोर्ट के पास भी, बट कई सारे केसेस में हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोल भी दिया कि सीधे इनके पास केस नहीं आएगा, वो पहले हाई कोर्ट जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब देखो मेरे को वो केस याद नहीं है, बट आई विल यूज इट। ठीक है, जरूरी नहीं है केसेस हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलिए कि जो ट्रिब्यूनल्स उनके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है। ओके, तो जो एक्सपर्ट है वो कभी भी, और साथ में जो एक्सपर्ट है वो कभी भी जज नहीं बनते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज दैट कि जो जज है वो ट्रिब्यूनल्स का जो चेयरमैन या जो जो भी जज है वो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होगा। जजमेंट का काम सिर्फ वही देगा, एग्जीक्यूटिव नहीं देगा। ठीक है, फिर दिखाइए कि किस तरीके से अ, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के डोर्स हमेशा ओपन रहते हैं। अगर ट्रिब्यूनल ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आप सीधे जाकर के पिटीशन डाल सकते हैं, जो भी है, रिव्यू पिटीशन या किसी भी तरीके का आपको अपील लग रही है। ठीक है, तो ये तो हमेशा ओपन है। तो आप बताइए कि ये डोर क्लोज तो हुआ ही नहीं है, तो जो ये कहना है कि ये ओवर स्टेप कर रहे हैं या कर्टेल कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स के, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो हेल्प कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स को कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो रिड्यूस हो, और जो अल्टीमेट एम है जस्टिस का वो लोगों तक जस्टिस पहुंचा सके। ठीक है, क्योंकि नहीं तो डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, वही वाला सीन हो जाएगा। राइट, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोलोगे कि भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बोली है, तो उसके बाद लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ
ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखना आप, राइट, आपको पता था कि ये आर्टिकल 323 ए और बी है, ठीक है, और साथ में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से शुरू करिए। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन में ये आर्टिकल यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या डालोगे, राइट, तो हमेशा ध्यान से कि भाई ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कौन सी जुडिशियल बॉडीज हैं, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था टू सप्लीमेंट द ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, ठीक है, इन क्विक टाइम। ओके, इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना स्मार्टली, ताकि ये आर्टिकल्स रिपीट ना हो। तो यहाँ पे ये आर्टिकल मेंशन नहीं करोगे, यहाँ पे फिर जब ये वैलिडिटी की बात करेगा तो बताओगे कि आर्टिकल 323 ए के अंदर क्या बोला जाता है, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के से रिलेटेड चीजों को एड्रेस कर सके, तो वो लॉ के थ्रू बना देती है पार्लियामेंट। और आर्टिकल 323 बी के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है, और वो लॉ बना सकती है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, अगर कोई इशू हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स दे दीजिए और यहाँ पे भी एग्जांपल्स दे दीजिए जो ऊपर मैंने बताए थे, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हो गई कि कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है कि भाई ये आर, और क्या ये कॉम्पिटेंट है ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे कॉम्पिटेंट के बारे में बता दो। ठीक है, एक तरफ लिख दो कि यस कॉम्पिटेंट तो है, यहाँ पे जो डिस्कस किया था आपको, ये एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, एक्सपर्टीज होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, और जज जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, वो इनके डिसीजंस लेता है, राइट। फिर यहाँ पे दिखा दो कि हाउएवर देर आर फ्यू चैलेंजेस, ठीक है, जिनको जो इसकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है, जैसे इनका पर्पस था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम करने, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी एक एक ट्रिब्यूनल के अंदर 70,000 से ज्यादा केसेस है पेंडिंग। एग्जाम्पल में दिखा दो, जैसे इनकम टैक्स के लिए है जो अपीलेट, ठीक है, उसके बाद इनके इसमें वैकेंसीज बहुत हैं, वो फुलफिल नहीं होती। फिर जोग्राफिकल एक्सेस जो है इनका बहुत लिमिटेड है, ठीक है, 3-4 जगह ही एनजीटी के हैं हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो इनके ब्रांचेस हैं, बेंचेस हैं, ठीक है। उसके बाद एथिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं, तो अभी ये कितना इम्पार्शियल होंगे वो चीज एक देखना होता है, ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं करी जाती है, उसमें कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है उठते हैं। तो अभी फिर इसको एड्रेस के लिए लास्ट में अपने कंक्लूजन में बता दीजिए, तो इसलिए जो है फर्दर इन चैलेंजेस को दूर करके इनकी कॉम्पिटेंसी को हाई करें, और जो इनका पर्पस है कि ये नेचुरल जस्टिस पे काम करें, वो करते रहे, ठीक है। वो कभी होगा जब आप इनके एक जैसे कि एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमेटी होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट कमेटी होनी चाहिए, जो पूरे ट्रिब्यूनल्स को संभाले, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, ट्रांसफर्स को लेकर के, ये सब चीजें, ठीक है, और जो और रैशनलाइज करें ट्रिब्यूनल्स को, सो दैट ये जो बाईपास है, जो ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जो पावर्स है वो कटेल ना, ठीक है। इन दो चीजों से आप अपना एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं आंसर। ओके, ये इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसे कुछ इसमें बड़े इश्यूज नहीं है, ठीक है। इसमें ठीक है, तो ये यही इसके अंदर थी, और बाकी इसमें जो दिक्कतें यही हुई होंगी कि ये 15 मार्क के क्वेश्चन को अभी ये कई लोगों ने हाउ फार को मिस किया होगा, ठीक है, एक ही डायमेंशन लिख दिया होगा,
और कई लोगों ने ये जो वैलिडिटी और कॉम्पिटेंसी है इसको एक ही हेडिंग के अंदर बता दिया होगा। तो क्या होता है कि ये आप कॉम्पिटेंसी बता देते हैं फिर या फिर वैलिडिटी, तो इसका दूसरा वाला पार्ट नहीं बता पाते हैं कि चल कॉम्पिटेंट में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट, क्योंकि इसने डिस्कस बोला, और अगर पॉसिबिलिटी है दूसरा साइड दिखाने का तो दिखाइए। तो अगर कोई कोई एस्पिरेंट अगर दोनों साइड दिखा करके आ रहा है, ये भी ये भी, ठीक है, और यहाँ पे फर्दर एक हेडिंग, फिर फर्दर एक हेडिंग, ठीक है, फिर एक अच्छा कंक्लूजन, और उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग, तो क्या है इसकी कॉपी आप दूसरों से बेटर लगेगी, इसको मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। 15 में से अगर इसको 10 मिल रहे हैं, और अगर आपने ये सब चीजें मिस करी तो आपको 6 6 7 मिलेंगे। ठीक है, तो यही यही डिफरेंस क्रिएट होते हैं यहीं पे। इन चीजों का ध्यान रखिए, जितने पार्ट्स हो सकते हैं, जितनी चीजें पूछी गई उसको एड्रेस करिए। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है कि डायरेक्ट इसको एड्रेस करना है कि कर्टेल करता है कि नहीं करता ऑर्डिनरी कोर्स को। यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के बारे में मत लिखने लग जाइएगा कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या क्या है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ डाल पाओगे और जितने करंट के एग्जाम्पल्स, उतना बेहतर है। अगेन फिर से वही कहूंगा, वो जो पीआरएस इंडिया है उसका एक इंडेक्स आता है, वो देखोगे, वहां पे आपको ये ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट्स मिल जाती है, वहां पे इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में मिल जाता है। ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल्स के नाम याद करना ना, बस वही है कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं, हमें वही नहीं पता होते। उसके वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उतना डिटेल में नहीं जानना, लेकिन उन ट्रिब्यूनल्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कोशिश क्या करो कि लिख लिया करो। अब जैसे ट्रिब्यूनल वाला क्वेश्चन लिखा, जो कि लास्ट क्लास में किसी का डाउट भी था, तो अभी क्या है कि यहाँ ही पे अपनी चीजें, जैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई, खुद से जो आपने लिखी वो तो यहाँ लिखी है, साथ में किसी और की कॉपी में देखो कुछ अच्छा लिखा है, गूगल करके कुछ लिख लीजिए। और जैसे मैंने यहाँ बोला है कि एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तभी जितने पॉइंट्स आपने लिखे सब पे एग्जाम्पल जोड़ो। अगर आज लिख लिए फिर ये एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा कि अगर क्वेश्चन आया ना ट्रिब्यूनल पे, तो यहीं से आपका कंटेंट याद आएगा और कहीं से याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, वेट, ओके, वॉइस, हेलो, हेलो, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज which steps are required for constitutionalization of a commission। ठीक है, do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons, 15 mark question, very important question and very brilliant question। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेप्स आपको बताने कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन। तभी इससे पहले कौन कौन से को कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ये अभी रिसेंटली किया गया था, इससे पहले नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि भाई आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप एक आर्टिकल ऐड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और फिर इसमें स्टेप वगैरह बता देना कि भाई सबसे पहले बिल प्रेजेंट होता है एक हाउस में, फिर वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 विथ 50% वाली, फिर राज्यसभा में होता है, और फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ठीक, और अगर ऐसा कोई प्रोविजन हुआ कि भाई वहां पे स्टेट की भी परमिशन चाहिए, तो 50% ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर्स की भी परमिशन लेनी होती है, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसमें बॉडीज में, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, डू यू थिंक इम्पार्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी द टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जस्टिस, जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो क्या कह रहा है, एनसीडब्ल्यू जो अभी स्टेचुरी बॉडी है, राइट, वो जस्टिस तो दे ही रही है, वो एम्पावर भी अभी कर रही है, लेकिन क्या कह रहा है कि क्या ग्रेटर, इससे ज्यादा हो सकता है क्या?
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दें इसे, तो यस ऑब्वियस इसीलिए तो बनाया जा रहा होगा। जो पुरानी बॉडीज जो अभी तक नहीं बन पाई, जो अभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बनाया गया, ठीक है, तो वो क्यों बनाया गया? ताकि ग्रेटर वहां पे भी जस्टिस हो सके, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे सिंपल बताओगे कि हाँ भाई, ग्रेटर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कैसे होगी? ठीक है, किससे? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से। ये यहाँ आगे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताते जाइए, 3-4 पॉइंट दे दीजिए कि कैसे आपके एम्पावर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है तो इनकी जो पॉलिसीज है, जो इनका विजन है, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूटी रहती है। क्योंकि ये अब एक कहीं ना कहीं परमानेंट बॉडी की तरह काम कर रही होती है, जैसे हमारी यूपीएससी है। ठीक है, कितना भी हो जाता है, जल्दी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती यहाँ पे। इनकी पॉलिसीज, इनको एग्जाम कैसे लेना है, सब अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस मिल जाएगी एनसीडब्ल्यू को। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता था, ठीक है, या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो होता था, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, इनकी पावर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। तो वहां पे इनके पास पावर्स होती है, जो इनकी जुडिशियल कौन सी जुडिशियल पावर्स वगैरह रहेंगी, ठीक है, वो सब चीजें थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रिकमेंडेशंस वगैरह थी, जो रिकमेंडेशंस हो, फाइन्स ये लगाते थे, या पनिशमेंट के लिए जो ये पनिशमेंट में जो फाइन लगाते थे, या फिर कुछ पैसे देने के लिए बोलते थे, मतलब कि एज अ एड। ठीक है, तो वो चीजें जो है पहले इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशंस जाती थी, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, और साथ में उसका कुछ ऐसे कारण भी नहीं बताते थे मेजर। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट करती तो उसे पार्लियामेंट में उसका आंसर, कारण बताना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तो इससे क्या है कि ये सारे आप दिखा सकते हो कि देखो कैसे विमेन की बॉडी अगर एम्पावर हो रही है, तो उससे क्या है कि जो जस्टिस वगैरह में है, कॉम्पनसेशन वगैरह जो देना है, वो भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, जो पॉलिसी वगैरह है उसमें कंटिन्यूटी दिख सकती है, जो भी विमेन से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस और ये सब चीजें, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया जा सकता है। इनका अपना एक इंस्टीट्यूशन होगा जो कि बेहतर तरीके से काम करेगा, अपना अपने लोग होंगे इनके। ठीक है, जो भी कार्डर वगैरह की कमी होगी वो फुलफिल किए जाएंगे, जो कि अभी फुल्ली डिपेंडेंट हुआ करते थे ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, फंडिंग वगैरह रहेगी तो और बेहतर जो है लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। ठीक है, इनको टूथ मिल जाएगा, जो अभी तक टूथलेस हुआ करते थे। सिविल कोर्ट की पावर वगैरह रहेगी, किसी को भी सम्मन कर सकेंगे, खुद के डिपार्टमेंट में जो है इंश्योर कर सकेंगे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि आप लीगल एम्पावरमेंट कर रहे हो विमेन्स का, विमेन का। ठीक है, लीगल एम्पावरमेंट कर रहे हो, जिससे कि वो अब डायरेक्टली अपने इश्यूज को यहाँ एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और इनके जो विमेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, उनके कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलती है तो उनकी बात भी मानी जाती है। ठीक है, और ये वही है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो विमेन इंटरेस्ट से ड्रिवन होगा, कोई और पॉलिटिकल इंटरेस्ट या किसी चीज से नहीं। और ना यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हुए हुए रहेंगे, उनको किसी चीज का फियर नहीं रहेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे रिमूवल इजी नहीं होता इन लोगों का। ये तो अ, अगर उन्होंने कुछ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ठीक से नहीं एक्शन ले पा रही है, और अगर उन्होंने वो जो है, अगर चेयरमैन वगैरह जो है वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते गवर्नमेंट के अगेंस्ट,
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं तुरंत हटा ना दिए जाए, फियर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे कि भाई इंश्योर करेगा ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो है फर्दर, जैसे इसने बोला ना यहाँ पे, डू यू थिंक इम्पार्टिंग, लेकिन आप क्या बोलोगे कि लेकिन इट इज नॉट इनफ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से एम्पावरमेंट और जस्टिस जो है, जेंडर जस्टिस जो है, वो नहीं मिलेगा। देर इज मोर टू डू, मोर स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना ही पेनिसिया नहीं है पूरे प्रॉब्लम्स का, नहीं। ठीक है, और भी चीजें चाहिए होंगी इनको जेंडर जस्टिस और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। ठीक है, जो इनकी सेंटर्स हैं, ठीक है, विमेन कमीशंस के, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन किए जाए। ठीक है, मैन पावर जो है वो सेंसिटिव करे जाए इनके इशू से, मैन पावर बढ़ाई जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। ठीक है, जो लीगल हर्डल्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, साथ में फंड्स वगैरह इंश्योर करे जाए ताकि इन बॉडी से को जो है विमेन तक पहुंचाया जा सके, उनको बताया जा सके कि उनके प्रोटेक्शन के लिए है, अवेयर किया जाए। साथ में विमेन एम्पावरमेंट कब होगी? जब आप इनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें जो है आप इम्प्रूव करेंगे, देन ये एम्पावरमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। राइट, तो ये वाला पार्ट भी आप दिखाओ। डू यू थिंक वाला पूछा है ना इम्पार्टिंग, तो बोलो कि नहीं, यही सब नहीं, और भी चीजें चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप इसको फिर कंक्लूड कर दीजिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेप होगा इन इन ब्रिंगिंग द मोर रिफॉर्म्स एंड मोर women conducive environment in the society and to achieve the, even you can mention about the SDG 5 ऐसा है जेंडर जस्टिस के लिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर फिर यही चीजें थी, ज्यादा कुछ था नहीं, 15 मार्क का था। तो ये देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से ही स्टार्ट कर दो कि कैसे होता है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, मतलब या तो यहाँ तक एग्जाम्पल वगैरह के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाओ, यहाँ पे हेडिंग डाल दो, या फिर यहाँ हेडिंग डाल देना बिल्कुल नीचे कि नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने से कैसे एम्पावरमेंट होगा ग्रेटर। ठीक है, वो चीज पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, और उसके बाद आगे चल करके यहाँ पे कि भाई और क्या क्या चाहिए होंगे, ये अकेला पेनिसिया नहीं है हर चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट बताओगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, there is need for simplification of procedures for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under RPA Act। कमेंट। ठीक है, किसी बंदे ने मान लो लिखा ये कि जो प्रोसीजर्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट, उसको आप बताइए कि नीड है कि नहीं है। उसमें कमेंट करना है आपको, किसी ने बोला नीड है, तो आप इसमें क्या कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आरपीए एक्ट से रिलेटेड वाले करप्शन है। ठीक है, वो करप्शन एक्ट 1988 वाली चीजें मत उठा के ले आना।
यही मिस्टेक्स होती है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राइट। तो अभी आप लोगों ने आरपीए एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे कई सारे सेक्शंस जो है वो पढ़े होते हैं। ठीक है, जब भी आरपीए एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे सेक्शंस और आपको केसेस याद होने चाहिए, और यही चीजें याद रहती है। तो वहां पे हम करप्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 123, ठीक है। इवन हम और कौन से सेक्शन पढ़ते हैं हम, शायद 58, 9, अब ये याद नहीं आ रहा, लेकिन एक दो सेक्शन और हैं जिसे हम जहाँ पे हम करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम है। अब ये क्या कह रहा है कि देर इज नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट। तो आरपीए एक्ट में बता दो, इंट्रोडक्शन इसी से कर दो क्या, इन आरपीए एक्ट सेक्शन दिस covers the different types of corrupt practices from financial to the other type की, मतलब कि ब्राइब देना हो गया, या फिर लोगों को भड़काना हो गया। ठीक है, अ काइंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस दैट आल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखें, उसके बाद कहेंगे कि नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, ये बताएंगे, और उसके बाद क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन आ गया, यहाँ पे हेडिंग आएगी, और यहाँ तक आपको करीब पॉइंट्स लिखने होंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ दिखा दोगे कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको, क्योंकि कमेंट बोला है, तो आपको जो लगता है वो चीजें यहाँ पे बता दीजिए कि भाई कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नीड किस लिए है? ठीक है, नीड इसलिए है क्योंकि जो प्रोसीजर्स हैं आरपी एक्ट में वो अनडिफाइंड है। ठीक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली चीजें नहीं डिफाइंड है, तो उसकी वजह से क्या है, लूप होल्स क्रिएट होते हैं, और ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस वाले लोग हैं दे इवेड, ठीक है, पनिशमेंट्स। तो ये एक चीज है। राइट, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे दो कि यहाँ पे ब्राइब, करप्शन ऐसे लिख रखा, भी इनको बताया नहीं है एग्जैक्टली कि क्या होगा, इनसे रिलेटेड पनिशमेंट क्या होंगी। ठीक है, वो नहीं बताया। उसके बाद फर्दर क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एम्पावर नहीं कर रखा डिटेल वे में। तो क्या है कि उनको जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू फाइल होते हैं, तो उसमें अगेन काफी डिले हो जाता है, काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन, जो प्रोसीजर्स है, जो अभी मल्टीपल स्टेप है, ठीक है, वो एक दो स्टेप में ही खत्म हो जाए, ऐसा प्रोसीजर लाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी प्रोविजंस हैं आरपी एक्ट के, वो डेटरेंट नहीं क्रिएट कर रहे। क्यों? क्योंकि लूप होल्स हैं, सबको लगता है कि ठीक है बच जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सब्जेक्टिविटी है, डिटेल वे में नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं। चौथा, और क्यों नीड है? क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, राइट, 6 ईयर की प्रिजन वगैरह जब मिलती है, या इनको जब भी पनिशमेंट मिलती है, उसके बाद क्या है, फर्दर इनको अपील का मौका मिलता है। ठीक है, और अपील ऐसी होती है कि ये जेल में नहीं रहते, बाहर रह के ये अपील कर रहे हैं। राइट, और ये इनके पास पावर और वो तो है ही, मनी की, जिसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ये 4-5 पॉइंट जो है आप बता दीजिए। राइट, और इवन जो है जब इनके पास, अगर ये 6 ईयर्स के लिए हो भी जाते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के लिए हो जाते हैं, तो ये 6 ईयर्स के लिए बैन हो जाते हैं। लेकिन फर्दर क्या है, ये 2 ईयर के जेल काट करके आते हैं, और फिर क्या है, फिर से पिटीशन डालते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अभी ये सेक्शन साइज 7 है। ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसके अंदर करते हैं कि भाई हमें हमारे माफ कर दो। ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार क्या है कि इनके ये जो 6 ईयर्स की ना, ये जो बफर टाइम है, या जो इनको बैन कर रखा है, वो हटा भी देता है। और ये केस हुआ भी था, ये शायद सिक्किम के सीएम थे, उन्होंने कुछ ऐसे करप्शन वगैरह किया था, 2 साल की जेल काट करके आए, और फिर उनके ऊपर जो 6 ईयर का बैन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 महीने कर दिया।
ठीक है, तो ऐसे प्रोविजंस जो है वो डिटरेंट नहीं क्रिएट करते हैं। ये चीजें आप बात कर सकते हो। ठीक है, मेजर्स क्या क्या ले, ठीक है, इसको एड्रेस के लिए। ठीक है, हाउ टू इनकलकेट दीज, मतलब कि जो सिंप्लीफिकेशंस वगैरह हैं इनकी चीजों को। ठीक है, तो यही है कि सबसे पहले कि भाई स्पेशल बेंचेस बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, हाँ, जो मैं ऊपर सेक्शन की बात कर रहा था ना, वो 58 और 58A एंड 58B इनसे रिलेटेड था, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड है, मनी मिनेज मिनेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसी प्रोविजंस को क्या है कि स्ट्रिक्टली लिखा जाए और डिटेल में लिखा जाए, और इनसे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या पनिशमेंट होंगी वो सब चीजें एग्जैक्टली बताई जाए। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो डेडिकेटेड हो, इवन ईसीआई को जो है उस वक्त एम्पावर किया जाए कि ये रियल टाइम में एक्शन ले सके। ठीक है, ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसी दो तीन चीजें बता करके आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कि आरपी एक्ट के अंदर जो है ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, इनको दूर करना है, तभी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो करवा पाएंगे अपने डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्रिमिनल पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटा बताइए कि 43% जो है उनके पास क्रिमिनल चार्जेस है। राइट, चलिए फिर, ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड to impart objectivity in the office of Speaker of Lok Sabha? What could be the implications for the robust functioning of parliamentary business in India? 10 मार्क का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे, तो अभी अपने पास कंटेंट की तो कमी रहेगी नहीं, क्योंकि दो हेडिंग ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखोगे कि भाई अडॉप्ट, क्योंकि एक नई चीज बता रहा है। ठीक है, एक नया आइडिया लेकर के आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राइट, लेकिन लास्ट में दिखाओ कि भाई ये प्रॉब्लम्स तो दोबारा से हमें देखने को मिलेगी नई वाली चीजों के अंदर भी, तो उसे कैसे इंश्योर करोगे? मान लीजिए कि वो जो सिंगल पर्सन है जो ऑलवेज स्पीकर रहेगा, अब वो स्पीकर बनने के बाद, पहले अच्छा था, वो हो जाता कि भाई मैं नहीं सुनूंगा किसी की, क्या पता वो फिर जो गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ उसका कोलूजन हो जाए। तो वो जो विजडम है, वो जो चीज है, उसको तो इंश्योर करना मुश्किल है ना, वो इंडिविजुअल को। और फिर चेक एंड बैलेंसेस भी नहीं रहेगा, उससे तो हमेशा ये रहेगा कि भाई स्पीकर बन गया, अब तो रहूंगा ही। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में दिखा दीजिए कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो, मतलब कि प्रॉब्लम तो वहां पे भी आए, बट इट डज नॉट मीन कि आप हमेशा चेंज करते रहेंगे अपने प्रोसीजर्स को, तो एग्जिस्टिंग को ही बढ़िया कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये इम्प्लीकेशंस बता दीजिए, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या होंगे अगर होने होंगे, कुछ नेगेटिव क्या है, नेगेटिव आपको बता ही दिए मैंने अभी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चरिंग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाली चीज लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जनरली हम क्या कहते हैं कि भाई आर्टिकल बता दो, 93 है, उससे स्टार्ट कर लो। ठीक है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौका है कि हम यहाँ पे दिखाएं कि हमें पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हो आप। तो जैसे वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये यूके पार्लियामेंट के अंदर है, ये प्रैक्टिस। तो आप बताइए कि वंस अ स्पीकर एंड ऑलवेज अ स्पीकर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है यूके पार्लियामेंट के अंदर यूज होता है। ठीक है, और वहां पे जो है इस ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए उनका स्पीकर जो है इलेक्ट होने के बाद वो अपनी पार्टी का लीव कर देता है, मतलब कि जो अपनी पार्टी को छोड़ देता है और एक न्यूट्रल, पॉलिटिकल न्यूट्रल की तरह काम करता है, जिससे कि ट्रस्ट वगैरह बिल्ड रहे।
ठीक है, मतलब 2 लाइन का दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं। और फिर सेकंड लाइन में आ, बता दीजिए कि 93 आर्टिकल जो है इंडिया के अंदर, वो स्पीकर से रिलेट करता है। अगर आपको ये नहीं लिखना है इसके नीचे, तो साइड में बॉक्स बना दीजिए, आर्टिकल 93 डील्स विद द स्पीकर। ठीक है, इस तरीके से। राइट, कि बड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है सर, तो ये कैसे करेंगे, दो दो फिर जगह कहाँ बचेगी, 10 मार्क का है तो। और लेकिन आपको लिखना भी है तो साइड में बॉक्स बना करके लिख दीजिए। जैसे ये है, ये आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, ये लिखिए, अगली हेडिंग यहाँ आ जाएगी, एंड देन कीप आंसर। फिर अगले पेज पे गए, यहाँ आई दूसरी हेडिंग, फिर यहाँ पे आंसर। राइट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कि भाई यस, कि भाई अभी वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि स्पीकर जो है, उसके एक्शंस में, उसके एक्शंस पर एलिगेशंस लगे हैं, इस तरीके से यूज करिए। अपोजिशन पार्टी से ऐसे जब वर्ड्स यूज करते हो ना, तो ये रियल दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड है, आपको चीजें मालूम है। ठीक है, एलिगेशंस लगते हैं स्पीकर की कि स्पीकर जो है वो बायस्ड है। ठीक है, कई बार उनके एक्शंस में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल्स दिखाइए आप। ठीक है, कि भाई आधार बिल जो था, उसको एज अ मनी बिल शो करके पास करा दिया स्पीकर ने। ठीक है, ये एलिगेशंस लगते हैं। वर्ड ये याद रखना, अपोजिशन आप नहीं कह रहे, ये अपोजिशन बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखता है। ऐसी स्टेट लेवल पे दिखा दीजिए कि नाबाम रेबिया केस जो था, अरुणाचल प्रदेश का शायद था, वहां पे स्पीकर ने कई महीनों तक एक्शन ही नहीं लिया। जो लोग, जो वहां पे एमएलए ने रेजिग्नेशन डाले थे, ठीक है, तो डिले किए जा रहे थे। तो ये क्या है, क्वेश्चन दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड सीट हो जाती है स्पीकर। ठीक है, तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं दिखती है वहां पे। ओके, उसके अलावा अगर यहाँ पे क्या है कि और ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता इंडिया के अंदर, लेकिन अगर उसे वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर रहेगा, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी टेन्योर रहेगा। और उसे ये रहेगा कि नेक्स्ट ईयर जो है मुझे, मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है, मुझे पार्टी टिकट की नीड नहीं होगी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो क्या है कि न्यूट्रल होकर के, ठीक है, अपने चीजें करेगा, जजमेंट्स लेगा। ठीक है, साथ में, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी आएगी इसके थ्रू भी। ओके, और किसी भी तरीके का जो एडजुडिकेशन वगैरह में डिले वगैरह होता है, तो वो टाइमली होगा, स्पेशली अंडर शेड्यूल 10, इसका रेफरेंस देते हुए। तो ये 2-3 पॉइंट बना लीजिए आप। राइट, उसके बाद लिखिए, उसके बाद ये चीजें हो गई। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वो इम्प्लीकेशंस के बाद भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, देखो, बट यहाँ पे ऐसे लिखो कि हाउएवर द न्यू सिस्टम विल ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि भाई जैसे एक पॉइंट दे दोगे कि इतनी सारी पावर एक व्यक्ति के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, ठीक है, विदाउट चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो कैसे आप इंश्योर करोगे कि वो जो है आगे पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है? ठीक है, सिंपल ये कर देना तो नहीं पॉसिबल है ना। और साथ में मतलब कि यहाँ पे लिख देना, वायलेशन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि वो जिस भी आ, जहां से भी वो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, वहां पे तो फिर वो एक्शन नहीं कर पाएंगे ना। वहां पे तो वो जो प्रोमिस करके आए हैं, वो जो इलेक्ट होकर के आए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे ये? ठीक है, वो एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जो पार्लियामेंट्री का बेसिक्स है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो कैसे होगा अगर इनको फिर एक
परमानेंट पोस्ट पे बना दिया तो, राइट। उसके बाद क्या है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ, यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है रोबस्ट फंक्शनिंग पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बना दीजिए और फिर इधर साइड में नेगेटिव बता दीजिए, इसके बाद बता दीजिए। तो पॉजिटिव में क्या क्या बोलेंगे कि मोर प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिशन पार्टीज का ट्रस्ट रहेगा कि भाई ये गलत नहीं करेंगे। दूसरा, रिड्यूस करेगा डिसरप्शंस में। ठीक है, जो टाइम अलॉटमेंट है वो प्रॉपर होगा। ठीक है, जो बिजनेस है पार्लियामेंट का वो ठीक तरीके से होगा, प्रोसीजर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आधार कार्ड जैसे एक्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि उसे एज अ फाइनेंशियल बिल की तरह या मनी बिल की तरह नहीं पास होगा। ठीक है, बेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है कि अगर इम्प्लीकेशन कि भाई अगर ये स्पीकर जो है परमानेंट हो गया तो फिर इसके चेक एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, राइट। और हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन उठेगा। तो वही चीज है कि ये नेगेटिव वाला तो रिपीट ही हो जाएगा, तो या फिर यहाँ लिख लीजिए या तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इम्प्लीकेशंस में यही वाली चीजें आप बता दीजिए कि ये चीजें होंगी और फिर इसको कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर। तो स्पीकर का जो है इस तरीके से आप रोल अपना मतलब कि दिखा सकते हो कि भाई लास्ट में कि इसलिए जो है एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसी में इम्प्रूवमेंट लाओ, जो बोला गया है स्पीकर से रिलेटेड, जैसे शेड्यूल 10 की प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने के लिए कि टाइमली आए डिसीजन, एक कमेटी बना दी जाए जो इस चीज को एड्रेस करे, जिसके अंदर जजेस हो, क्योंकि वो बेहतर इसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड कोर्ट वगैरह हो, राइट। तो ये चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं आएंगी। ओके, और फिर इसमें एक दो कंटेंट आप अपनी तरफ से भी सर्च करके लिख लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। ठीक है, एंड मोटिवेट करते रहिए कि हम लोग ऐसी आपके डिस्कशन वीडियोस बनाते रहें। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।